गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण। बेटा ये आज हमारा समास का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने समास की महत्ता और उसके गुणों के बारे में बताया था। बाद में हमने तत्पुरुष समास, उसके दोनों उपभेदों के बारे में बताया। ठीक है बेटा, आज लास्ट के जो 3 समास हमारे रहते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, समास के भेद, समास के 4 मेन भेद होते हैं। कई बुक्स में 6 भी होते हैं, लेकिन अभी हमने पहले फर्स्ट पार्ट में तो पढ़ा था समास और उसके महत्ता और गुण। फिर दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, उसके 2 भेद जो सामने लिखे हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास। बेटा आपको बताया था तत्पुरुष समास में कि उत्तर पद प्रधान होता है। ये इसके उपभेद होने के कारण कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी इसके जो है उत्तर पद ही प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपको कारकों के आधार पर, यानी कि जो 8 कारक होते हैं उनमें से कर्ता और संबोधन को हटा करके जो 6 कारक बचे हैं उनके चिन्हों के आधार पर उनकी पहचान करनी होती है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है, या एक तरह से पहला पद संख्यावाची और दूसरा समूह को दर्शाता है। आज हम पढ़ेंगे अविभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है बेटा। देखो बेटा, अविभाव समास मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि समास में समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता था। अब है अविभाव समास। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद। अब बेटा इसमें यह भी बताया गया कि पहला पद प्रधान होता है, साथ ही पहला पद अव्यय होता है, और जब ये दूसरे पद के साथ जुड़ता है तो समस्त पद अव्यय बन जाता है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा अव्यय होता क्या है। बेटा अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी। बेटा अव्यय या अविकारी वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। चाहे सेंटेंस में जो शब्द जोड़ दिया है उसमें अगर हम उस सेंटेंस में उसका जो है वचन चेंज कर देते हैं, या लिंग चेंज कर देते हैं, या काल चेंज कर देते हैं सेंटेंस का, तो उसमें जो शब्द आया है उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो शब्द अव्यय होता है। पहले परिभाषा देखिए, फिर मैं आपको इस अव्यय का एग्जाम्पल बताऊंगी। इसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है, यानी जो दूसरा पद होता है वो या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, और समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। जैसे बेटा आ जन्म, जन्म भर। अब बेटा अव्यय का एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आ जन्म, जन्म भर यानी पूरे जन्म जब तक मैं जीवित हूँ। अब मैं स्त्रीलिंग हूँ, मैं कहती हूँ मैं आ जन्म माता पिता की सेवा करूंगी। अब मैं जेंडर चेंज कर देती हूँ, रमेश आ जन्म माता पिता की सेवा करेगा। बेटा मैं स्त्रीलिंग और मैंने रमेश जो पुल्लिंग लिया है, उसमें मैंने सेंटेंस में पुल्लिंग यानी कि जेंडर चेंज कर दिया, फिर भी आजन्म शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरा बेटा काल, मैं काल का मतलब तो इसमें काल तो सूट नहीं करेगा बेटा, बहुवचन। अब देखेंगे बेटा, मैं कहूंगी मैं और मेरे दोस्त आजन्म माता पिता की सेवा करेंगे। बेटा मैं एक वचन से मैंने बहुवचन बना दिया, लेकिन इसमें भी आजन्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बेटा यहाँ पर जो आजन्म यानी कि जो भी यहाँ पर अविभाव समास के जो उदाहरण हैं वो सभी ऐसे ही शब्द मिलेंगे जो सेंटेंस में अगर लिंग, वचन, पुरुष, काल चेंज कर भी दिया जाए तो इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा है बेटा आपको अव्यय के बारे में पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा। दूसरा बेटा देखो आजीवन, जीवन भर। अनुरूप, रूप के अनुसार या रूप के समान। आमरण, मरण तक। आसेतु, सेतु तक। आ समुद्र, समुद्र तक। दिनों दिन, दिन ही दिन में।
निसंदेह, संदेह के बिना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब मैं कहूंगी मैं यथाशक्ति काम करूंगी, स्त्रीलिंग हो गया। फिर मैं कहती हूँ रमेश यथाशक्ति काम करेगा, राम और उसके दोस्त यथाशक्ति काम करेंगे। हमने जेंडर चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, लेकिन इस यथाशक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हो गया अव्यय शब्द। यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार, यथोचित, जितना उचित हो, बेमतलब, मतलब के बिना, बेकाम, काम के बिना, प्रतिदिन, दिन दिन। ठीक है बेटा, आप कितने ही उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, दूसरी बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है द्वंद्व समास। अब बेटा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान था क्योंकि वो उसके उपभेद थे। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान। अब बेटा द्वंद्व समास, बेटा क्या है देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में आपने देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही समान महत्ता रखते हैं। इसमें परिभाषा देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, एवं, या शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें बेटा एक खास बात ये भी है कि इस समास में ज्यादातर विलोम शब्द आते हैं, जैसे अपना, पराया, आज, कल, ठंडा, गरम। इसमें देखिए हार जीत, हार या जीत, माता पिता, माता और पिता, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, खरा खोटा, खरा या खोटा। इसमें ज्यादातर बेटा विलोम शब्द आते हैं और समान महत्ता रखने वाले शब्द आते हैं, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ठीक है बेटा। अब बेटा है बहुव्रीहि समास। बेटा पहले तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान, अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर के किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, यानी दोनों ही पद मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बता रहे होते हैं। उन दोनों पदों का कोई महत्व नहीं होता, वो दोनों मिलकर के किसी विशेष वस्तु की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। परिभाषा देखिए बेटा, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो अर्थात दोनों पद गौण हो और समस्त पद किसी अन्य विशेष का या पर्याय हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब बेटा एक बात है कि ज्यादातर बहुव्रीहि समास वो शब्द होते हैं जो संसार में सिर्फ एक होते हैं या कोई विशेष स्पेशल होते हैं, जैसे अंशु माली, अंशु मतलब किरणें, अंशु है माला जिसकी, अर्थात किरणें जिसकी माला है। किसकी माला है? सूर्य की। ये विशेष है, ये एक तरह से संसार में सिर्फ एक है। मेघनाद, मेघ के समान है नाद जिसका, यानी रावण का पुत्र, रावण का वो एक ही पुत्र, रावण का पुत्र था ना मेघनाद, नाद, तो ये विशेष है। तो एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया है, वो विशेष प्रकृति का एक प्रकृति के यानी सूर्य के बारे में बताया गया था। यहाँ पर बेटा देखो, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। ठीक है बेटा। तो इस तरह के जो है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो बेटा कौन है जिसका पेट लंबा है? गणेश। तो यहाँ जो सारे शब्द मैंने आपको बताए वो यहाँ पर नीला कंठ लगा लो, नीला और कंठ, नीला और कंठ का यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों नीलकंठ दोनों शब्द मिलकर के शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से लंबोदर में भी लंबा और उदर यानी कि बड़ा और पेट, ये दोनों का कोई महत्व नहीं है, वो दोनों मिलकर के गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा इन कुछ जो समस्त पद होते हैं वो दोनों में आ जाते हैं, लेकिन यानी कि दो दो समास में वो मिल जाते हैं, लेकिन वो विग्रह पर डिपेंड करते हैं कि वो जैसा हम विग्रह करेंगे वैसे ही वो समास बनेगा।
अब बेटा आपको मैं थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास हमने क्या पढ़ा था, इसका पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। ठीक है, यानी विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होता है और उसकी विशेषता जो बताई जाती है वो विशेषण होता है। ठीक है बेटा। तो और बहुव्रीहि समास मैंने अभी बताया ऊपर कि दोनों ही पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। तो बेटा जैसे नीलकंठ है, नीलाकंठ, वह देखो पेड़ पर नीलकंठ है। आपको पता है नीलकंठ एक पक्षी भी होता है। तो नीलाकंठ, यहाँ कंठ के बारे में, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। तो बेटा नीला विशेषण, कंठ विशेष्य, तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। लेकिन इसका विग्रह हम ऐसे करते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका नीला है कंठ, शिव का, शिव भगवान का, शंकर भोले का। तो बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया है वो देखिए, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का प्रयोग होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। पहले वाक्य में पूर्व पद नील यानी नीला है और उत्तर पद कंठ है। यहाँ कंठ नील विशेषण है, यानी कंठ का विशेषता क्या है कि वो नीली है, नीला है, और कंठ विशेष्य अर्थात कर्मधारय समास दूसरे वाक्य में नीलकंठ शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर वो बहुव्रीहि समास हो गया। अब बेटा थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी दिखाई देता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। बेटा द्विगु समास में मैंने क्या बताया था, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और जो दूसरा पद होता है वो समूह को दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है, और दोनों मिलकर के समस्त पद बनाते हैं। अब देखो बेटा द्विगु समास और कर्मधारय समास, अभी बताया था, विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। तो बेटा देखो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद उसका विशेष्य होता है। जैसे पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह, वट मतलब नदी। परंतु कर्मधारय समास के समस्त पद में विशेषण विशेष्य का योग रहता है। जैसे 5 हैं जो वट, वट मतलब वृक्ष होता है बेटा, वृक्ष, वो पंजाब, आब होती है नदियां। पंचवटी 5 वटों का समूह यानी 5 पेड़ों का समूह। 5 हैं जो वट है जो आ गया तो वहां पर कर्मधारय समास हो गया, और जहाँ समूह के बारे में दिखा दिया, पहला पद संख्यावाची हो गया और समूह को दर्शाया, तो वो हो गया द्विगु समास। ठीक है बेटा। वास्तव में एक ही समस्त पद कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु समास का उदाहरण हो सकता है, लेकिन के प्रयोग के आधार पर विग्रह कर अर्थ निकालने से ही समास का पता चलता है। यानी कि कोई एक आध समास, लेकिन वो गलत नहीं होता। एग्जाम में आप करते हो तो आप जिसके अकॉर्डिंग करोगे, अगर आप उसको, जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, मान लो आपको नीलकंठ पेपर में मिल गया और आपको कहा जाए इसका विग्रह करके समास का नाम लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर नीला और कंठ करते हो, नीला कंठ करते हो तो कर्मधारय समास लिख दो। अगर नीला है कंठ जिसका करते हो तो आप उसको बहुव्रीहि समास कर सकते हो। तो ये गलत नहीं माना जाता, वो आपके विग्रह पे डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा समास बता रहे हो। वो गलत नहीं होगा, सब ठीक रहेंगे। तो बेटा समास का पता चलता है कौन सा समास है, इसका निर्धारण विग्रह पर निर्भर करता है। कुछ उदाहरण बेटा आपको आगे दिए गए हैं, ये देखिए। नीला कंठ, नीला है जो कंठ यानी का है जो जहाँ आ जाता है, जहाँ विग्रह में आपको है जो दिखाई दे जाए वो आपका कर्मधारय समास होगा। नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार या 3 रंग का समाहार या 3 रंगों का समूह, बन गया द्विगु समास। 3 रंगों वाला यानी किसी विशेष, यानी राष्ट्रीय झंडे के लिए कहा गया है क्योंकि उसमें भी 3 रंग होते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं 4 भुजाएं, विष्णु भगवान की, तो बहुव्रीहि समास हो गया। 4 भुजाओं का समूह यानी जिसकी 4 भुजाएं, जो 4 भुजाओं का समूह यानी ग्रुप इन्होंने दिखा दिया, तो द्विगु समास हो गया। त्रिभुवन, 3 हैं जो भुवन, तो वहां पर कर्मधारय है जो आ गया इसमें। 3 भुवनों का समूह यानी द्विगु समास।
महात्मा, महान है जो आत्मा है, जो का क्या बताया था बेटा मैंने, जहाँ है जो है वहाँ कर्मधारय समास। महान है आत्मा जिसकी, किसकी आत्मा महान है, गांधी जी की मानते हैं हम, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है बेटा, अब की बार आपको अव्ययभाव समास की परिभाषा, उसके उदाहरण, द्वंद्व समास, उसकी परिभाषा, उदाहरण, बहुव्रीहि समास, इनकी परिभाषा और उदाहरण, साथ ही आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर करके भी दिखाना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसको अच्छे से बेटा याद करोगे, समझोगे। आज हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।